गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज ड्रग इंटरैक्शन। द टर्म ड्रग इंटरैक्शन इज मेनली कंसर्न विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। तो ड्रग इंटरैक्शन क्या है? नथिंग बट अ इंटरैक्शन बिटवीन टू आर मोर ड्रग। जब एक ड्रग दूसरा ड्रग के साथ एडमिनिस्टर करते हैं, आइदर एक साथ करते हैं या फिर कोई भी दो में से एक ड्रग आप पहले लेते हैं, और अगर उन दोनों में इंटरैक्शन होता है या फिर दोनों में से कोई भी ड्रग का इफेक्ट मॉडिफाई होता है, उसे हम बोलते हैं ड्रग इंटरैक्शन। तो ये ड्रग इंटरैक्शन आइदर बेनिफिशियल होता है या फिर नॉन बेनिफिशियल होता है। ड्रग इंटरैक्शन जब होता है तो आपको एक तो पॉजिटिव इफेक्ट भी मिल सकते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे हो सकते हैं, या फिर उसके निगेटिव भी इफेक्ट मिल सकते हैं। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग इंटरैक्शन, कि ड्रग इंटरैक्शन का स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों है। 3 रीजन की वजह से मेनली आपको ड्रग इंटरैक्शन का स्टडी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको ड्रग का जो नॉलेज जो है वो होना जरूरी है। इन 3 वजहों की वजह से फर्स्ट है मल्टीपल ड्रग थेरेपी। अगर आप रिसेंट जो प्रैक्टिस देखेंगे, डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं वो मल्टीपल ड्रग थेरेपी का प्रैक्टिस करते हैं, सिंगल ड्रग थेरेपी पे वो नहीं चलते। अगर आप देखे हैं तो सिंगल ड्रग थेरेपी मोस्टली इन आपको होम्योपैथिक में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एलोपैथिक पे जाते हैं या आयुर्वेदिक पे जाते हैं तो मल्टीपल ड्रग थेरेपी होता है, और ये मल्टीपल ड्रग थेरेपी पे मल्टीपल ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन होता है, और जब भी मल्टीपल ड्रग्स होते हैं उसके वजह से ड्रग इंटरैक्शन होने का चांस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये फर्स्ट रीजन है कि हमें ड्रग इंटरैक्शन का स्टडी क्यों करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ड्रग इंटरैक्शन का स्टडी करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये ड्रग को हम अगर दूसरे ड्रग के साथ लेते हैं तो इससे क्या इफेक्ट होगा, आइदर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल इफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें जो है ये हमें ड्रग इंटरैक्शन के स्टडी से ही पता चलती है। उसके बाद सेकंड रीजन है ड्रग हैविंग मोर देन वन एक्शन। अभी जो ड्रग है, ड्रग अगर हम ओरली लेते हैं और जब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है या फिर आप डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो ड्रग क्या है ये पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू ब्लड। तो ये जहां जहां जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर बाइंडिंग विथ दैट ऑर्गन, और वहां के जो प्रोटीन है उनके बाइंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो ड्रग वहां पे कितना देर रुकता है या फिर वहां पे वो कितना देर वहां पे स्टॉप होता है। जितना देर वहां पे रहेगा, जितना वहां पे एब्जॉर्ब होगा, उसका इफेक्ट दिखेगा। तो उसे आप नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ड्रग उसका साइट पे तो जाएगा ही, बट इसके अलावा जो दूसरी साइट है जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है वहां पे भी जाएगा, और गलती से वो ऐसा कौन सा साइट पे चला गया जहाँ पे आपके बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो, वो तो बहुत बड़ा मेजर इशू हो सकता है। टू अवॉइड दैट मेजर इशू हमें ड्रग इंटरैक्शन का स्टडी जरूरी है। और थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ मेनी पोटेंट ड्रग्स। तो अभी जो है रिसेंट में पोटेंट ड्रग्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में। अगर हम पोटेंट ड्रग के साथ कोई और ड्रग देते हैं और पता चला कि भाई उनका इंटरैक्शन हो रहा है, तो उससे भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और पोटेंट ड्रग का एक्चुअल मेन टॉक्सिसिटी का रीजन है कि भाई
वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं और उसमें थोड़ा भी ज्यादा आप कर दे तो वो टॉक्सिक इफेक्ट या लीथल इफेक्ट दिखाते हैं। टू अवॉइड दैट टॉक्सिक इफेक्ट और लीथल इफेक्ट हमें ड्रग इंटरैक्शन का स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ पोटेंट ड्रग है, अगर हम किसी और ड्रग के साथ देते हैं तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी दिखाते हैं, मीन्स उनका पोटेंसी और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल उसका एक्शन होना चाहिए वो नॉर्मल की जगह टॉक्सिक इफेक्ट देना चालू कर देते हैं। टू अवॉइड सच इश्यूज वी नीड स्टडी ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमें ड्रग इंटरैक्शन का स्टडी करना जरूरी है और एज अ फार्मासिस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग कितना इफेक्टिव है विद अदर ड्रग, इसके साइड इफेक्ट बढ़ते हैं और कम होते हैं, ये सब का स्टडी जो है हमें ड्रग इंटरैक्शन में पता चलता है। उसके बाद देखेंगे हम बेनिफिट्स ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। तो फर्स्ट है इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक इफेक्ट। अब इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है? जैसा कि मैंने बोला मल्टीपल ड्रग थेरेपी। मल्टीपल ड्रग थेरेपी में डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है? सर दर्द के लिए अलग मेडिसिन करेगा, आपको कफ के लिए अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, फीवर के लिए आपको अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, जिसकी वजह से जो है आपको जो थेरापेटिक इफेक्ट मिलना चाहिए वो आपको इससे मिलता है। या फिर ऐसे कोई ड्रग देगा जिससे कि आपको एडिटिव इफेक्ट मिल जाए या फिर आपको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिल जाए। अगर आपको एडिटिव इफेक्ट एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं पता होगा तो इसके पहले मेरे चैप्टर नंबर 4 में मैंने इसका डिस्कशन किया है, तो प्लीज आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज आप वो वीडियो देखिए, वहां पे मैंने सिनर्जिज्म और एडिटिव इफेक्ट दोनों को डिस्कस किया है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो फर्स्ट बेनिफिशियल इफेक्ट है ड्रग इंटरैक्शन का कि भाई जो थेरापेटिक इफेक्ट हमें चाहिए वो हमें मिलता है बाय एडिटिव इफेक्ट, बाय सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और बाय इनहिबिटिंग सम साइड इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग। तो ये जो है आपको मिलते हैं व्हेन यू यूज मल्टीपल ड्रग थेरेपी। ग्रेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये ग्रेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? कुछ ड्रग जो है हाईली पोटेंट है और पोटेंट होने की वजह से उसका डोज अगर कम ज्यादा भी होता है, कम तो नहीं ज्यादा अगर होता है तो इट में शो सम साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और लीथल इफेक्ट। टू अवॉइड दैट साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट एंड लीथल इफेक्ट हम क्या करते हैं उसके साथ एक दूसरा ड्रग दे देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो पोटेंसी है, पोटेंसी से जो साइड इफेक्ट होने के चांसेस है वो साइड इफेक्ट को काउंटर करने के लिए दूसरा ड्रग जो है अवेलेबल होता है, तो जिसकी वजह से ड्रग वो पोटेंट ड्रग जो है वो सेफ हो जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल है आपके, अगर आपने देखे होंगे कि बहुत से लोग बहुत से जो डॉक्टर है आजकल आपको एंटा एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटा एसिड इसीलिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो मोस्टली जो ड्रग है अगर आप वाया ओरली रहते हैं तो गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं और गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस करने की वजह से मे बी वोमिटिंग हो जाए या फिर आपको पेट में क्रैम्प्स आ जाए या फिर पेट दर्द होने लगे। टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको एंटा एसिड। तो एंटा एसिड पहले लीजिए, बिफोर मील आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद आपका एंटीबायोटिक्स या फिर जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब किया है वो दीजिए, जिसकी वजह से आपका जो ड्रग है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन जो है वो करता नहीं है और जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट जो होने वाला है उससे आप बच जाते हैं। तो ये सेकंड बेनिफिट है। उसके बाद मोर एप्रोप्रिएट ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन।
तो यही है कि भाई अगर हम एक साथ 2 ड्रग देते हैं तो इसके वजह से आपको एप्रोप्रिएट ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलने में भी इफेक्ट फायदा होता है, बेनिफिट होता है। इसका मीन अगर एक ड्रग समझिए हमने सिंपल रैपिड डिसॉल्विंग टैबलेट दे दी जिसे कि आपने खा लिया और वो डिसॉल्व होने के बाद सीधा एब्जॉर्ब होके आपको इफेक्ट देना चालू कर देगी, बट ये इफेक्ट तो रैपिड होगा बट ये इफेक्ट हमें ज्यादा टाइम के लिए चाहिए। तो इसके साथ दूसरा सेम कैटेगरी का ड्रग देंगे जो कि सस्टेन्ड रिलीज ड्रग है। सस्टेन्ड रिलीज ड्रग क्या है? सस्टेन्ड रिलीज ड्रग आपके स्टमक में डिसॉल्व नहीं होगा, ये सीधा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से धीरे 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 फिर ये वो कैटेगरी का ड्रग, सेम कैटेगरी का ड्रग धीरे धीरे छोड़ेगा। तो रैपिड ऑनसेट के लिए हमने सिंपल रैपिड डिसॉल्विंग टैबलेट दिया और उसका एक्शन जो है, उसका एक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने के लिए हमने वहां पे सस्टेन्ड रिलीज या एंटेरिक कोटेड टैबलेट दी, जिसके वजह से उसका जो एक्शन है ये ज्यादा समय के लिए वहां पे आपको मिला। या फिर आजकल ऐसा है कि नए टैबलेट्स आए हैं, नए टैबलेट्स में आपका एंटेरिक कोटेड एंड सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट जो आते हैं वो तो उसमें तो डायरेक्ट लोडिंग डोज रहता है कि फर्स्ट आपको लोडिंग डोज रिलीज होता है जिससे आपको रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और उसके बाद फिर उसको मेंटेनेंस डोज से सेम ही टैबलेट मेंटेन करती है वो डोज को बाय रिलीजिंग स्लोली थ्रू वेरियस कोटिंग्स ऑफ यूर टैबलेट। तो ये भी फॉर्मुलेशन मार्केट में है। तो हमारा टॉपिक है कि भाई ड्रग इंटरैक्शन। तो मैं बता रहा था कि भाई एक ही ड्रग के अगर 2 फॉर्मुलेशन आप जैसा कि सिंपल टैबलेट और एंटेरिक कोटेड टैबलेट देते हैं तो इसकी वजह से आपका ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी मेंटेन होता है। इसके बाद है लोअर टॉक्सिसिटी। 2 ड्रग के वजह से टॉक्सिसिटी भी रिड्यूस होती है, जैसा कि मैंने बोला था ग्रेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैसा ही लोअर टॉक्सिसिटी। सेम आपका एंटासिड का एग्जांपल अगर आप कंसीडर करें, वो तो टॉक्सिक नहीं है बट अगर टॉक्सिक कोई ड्रग है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, टू रिड्यूस दैट टॉक्सिसिटी दूसरे ड्रग भी अवेलेबल है जो कि वो ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम करने का काम करते हैं, या फिर जो पहला ड्रग है उसके जो साइड इफेक्ट्स है या फिर टॉक्सिक इफेक्ट है उसको काउंटर करने का काम भी दूसरे ड्रग करते हैं। तो ये इसका 4th बेनिफिट है। और इसके बाद है एनहांस पोटेंसी, जिसे सिनर्जिज्म भी बोलते हैं कि भाई एक ड्रग अगर हम लेते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं देगा, बट उसको अगर हम दूसरे ड्रग के साथ लेते हैं तो हमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा। तो ये 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 वाला इफेक्ट बन जाता है। तो ये भी इफेक्ट बेनिफिशियल इफेक्ट हमें वाया मल्टीपल ड्रग थेरेपी और बिटवीन इंटरैक्शन बिटवीन ड्रग्स, ये एनहांस इफेक्ट और एनहांस पोटेंसी हमें मिलती है। एक ड्रग का पोटेंसी बढ़ाने का काम दूसरा ड्रग करता है। तो ये वजह से भी जो है ड्रग इंटरैक्शन का स्टडी करना जरूरी है, जिससे की वजह से हमें पता चले कि भाई हम कौन से ड्रग का कॉम्बिनेशन दे कि जिससे हमारा ड्रग का पोटेंसी बढ़ जाए और हमें जो है डिजायर्ड इफेक्ट मिले। तो ये 5 इसके बेनिफिशियल इफेक्ट है आपके ड्रग इंटरैक्शन के। अब आते हैं हम इसके एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन पे। अब अच्छी बातें तो हो गई, अब इसकी बुरी बातें हम देख लेते हैं। जितनी अच्छी बातें हैं उतनी बुरी बातें भी इसकी है आपके ड्रग इंटरैक्शन की। तो ड्रग इंटरैक्शन नथिंग बट अ कम्युनिकेशन बिटवीन ड्रग्स। अगर ड्रग्स
में फ्रेंडली नेचर है, तो दोस्ती है, तो वो आपके बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएंगे, और अगर थोड़ा दुश्मनी है तो ये क्या करेंगे, एक में का काम बिगाड़ने का कोशिश भी कर सकते हैं, और अगर झगड़ा हो गया तो टॉक्सिक इफेक्ट आपको दिखाएंगे। तो हम अभी डिस्कस करते हैं थोड़े से एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन को। तो एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है दोज अफेक्टिंग फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, ऐसे ड्रग इंटरैक्शन जिसमें फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है दोज अफेक्टिंग फार्माकोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग। तो ऐसे ड्रग इंटरैक्शन देखेंगे जिसमें फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स पे इफेक्ट पड़ता है, जो ड्रग इंटरैक्ट होने के बाद फार्माकोडायनेमिक जो है बॉडी का उसको अफेक्ट करते हैं। ऐसे ड्रग इंटरैक्शन को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है मिसेलिनियस ड्रग इंटरैक्शन, तो इसमें अदर कैटेगरी ऑफ ड्रग इंटरैक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन। तो फार्माकोकाइनेटिक में अल्टीमेटली क्या है कि भाई हमारी बॉडी ड्रग को कैसा ट्रीट करती है उसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, इसमें आता है आपका ADME मींस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अब ये ड्रग क्या चीज होती है आपको तो पता है, जो बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी को जो बेनिफिट देती है उसे हम ड्रग बोलते हैं। आइदर फूड बोलो या फिर आपके सिंथेटिक मॉलिक्यूल बोलो या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स बोलो, ये सब चीजें जो है ये काइंड ऑफ ड्रग ही है। और ये जब हम कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, देन मेटाबॉलिज्म होता है, एंड फाइनली जो है एक्सक्रीशन भी होता है इन द फॉर्म ऑफ मेटाबोलाइट, या फिर एज सच भी वो बॉडी से निकलते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन और फार्माकोकाइनेटिक एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन। तो फर्स्ट है इंटरैक्शंस अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो हमारा ADME का एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होता है जब कोई ड्रग इंटरैक्शन होता है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स दोज इंटरैक्शन इन विच द एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये कैटेगरी में जो ड्रग इंटरैक्शन होता है वो ऐसा ड्रग इंटरैक्शन होता है कि आइदर वो ड्रग, कोई ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा या फिर दूसरे ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। तो हम जब भी मोर देन वन ड्रग लेते हैं तो एक ड्रग दूसरे ड्रग का एब्जॉर्प्शन एक तो इंक्रीज करेगा या फिर उसे डिक्रीज करेगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका टेट्रासाइक्लिन का। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज डिक्रीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ आयंस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम मिल्क और एंटासिड। तो वेल नोन एग्जाम्पल है, ये आपको बहुत बार आएगा अगर आप डी फार्म में है, बी फार्म में है, जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वेल नोन गिव रीजन में भी आता है या फिर क्वेश्चन आता है कि भाई टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स के साथ क्यों नहीं लेते। तो ये टेट्रासाइक्लिन अगर हम मिल्क के साथ लेते हैं या फिर कैल्शियम कंटेनिंग कोई कैल्शियम कार्बोनेट बोल लीजिए या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट बोल लीजिए, ये ड्रग के साथ अगर हम टेट्रासाइक्लिन लेते हैं तो टेट्रासाइक्लिन जो है इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो ये कैल्शियम के साथ टेट्रासाइक्लिन क्या है, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके वजह से इस टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता और उसका डिजायर्ड इफेक्ट हमें मिल नहीं पाता। तो ये है फर्स्ट आपका एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन, दैट इज इंटरैक्शन अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। उसके बाद आते हैं हम सेकंड वन, इंटरैक्शंस अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब इसमें जो है आपके ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ड्रग जब एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो वेरियस ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पे इफेक्ट करते हैं जब हम मोर देन वन ड्रग, है ना। ड्रग इंटरैक्शन तभी होगा जब हम एक ड्रग के साथ दूसरा ड्रग लेंगे या फिर मोर देन वन ड्रग मीन्स 2, 3, 4 कितने भी ड्रग लेंगे तभी हमें ड्रग इंटरैक्शन मिलेगा। तो जो ड्रग आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं वो कैटेगरी इसमें आती है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स इंटरैक्शन इन प्रोटीन बाइंडिंग लेवल। तो डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब वो प्रोटीन से बाइंड होगा और प्रोटीन से बाइंड होगा तभी वो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो इसका एक एग्जांपल है फिनाइल ब्यूटाजोन रिप्लेसेस टोलब्यूटामाइड फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग एंड एनहांस हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। तो फिनाइल ब्यूटाजोन जो है ये क्या करता है, अगर आप फिनाइल ब्यूटाजोन को टोलब्यूटामाइड के साथ अगर लेते हैं तो फिनाइल ब्यूटाजोन की जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो जो है ज्यादा होती है और जिसके वजह से टोलब्यूटामाइड जो है ये प्रोटीन से बाइंड नहीं हो पाता और जिसके वजह से आपको हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। इसके बाद आते हैं हम इंटरैक्शन अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो जब भी हम 2 ड्रग लेते हैं या एक से ज्यादा ड्रग लेते हैं तब उनमें इंटरैक्शन होता है, तो आइदर एक तो वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे या फिर मेटाबॉलिज्म को कम करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इसका एग्जांपल है आइसोनियाजाइड इनहिबिट द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डाइफिनाइल हाइडेंटोइन एंड मे कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। तो इसमें क्या होता है, आइसोनियाजाइड क्या करता है, डाइफिनाइल हाइडेंटोइन का हाइड्रोक्सिलेशन जो है इसे इनहिबिट करता है, जिसके वजह से डाइफिनाइल हाइडेंटोइन जो है ये मेटाबोलाइज नहीं होता है और इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वो एज सच फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये ज्यादा वजह से ज्यादा टाइम आपके बॉडी में अगर अवेलेबल रहा तो ये आपके बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है। उसके बाद आते हैं हम इंडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म मींस इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म में इसका एग्जाम्पल है कि भाई बारबीचुरेट जो है, बारबीचुरेट क्या करते हैं, बारबीचुरेट सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स आपको पता है, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं माइक्रोजोमल एंजाइम सिस्टम ऑफ द लीवर। लीवर में हमारे माइक्रोजोम्स होते हैं और माइक्रोजोमल एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर में जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है। तो बारबीचुरेट क्या करता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है बाय स्टिमुलेटिंग माइक्रोजोमल
एंजाइम सिस्टम, जिसकी वजह से लीवर ज्यादा फंक्शन लीवर का फंक्शन जो है ज्यादा बढ़ने लगता है, लीवर का जो मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अगर हमने कोई दूसरे ड्रग लिए हैं जैसे कि अल्कोहल, कौमेरिन, एंटीकोएगुलेंट, फिनिटोइन और कोई अदर ड्रग्स है, इसका जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। तो मेटाबॉलिज्म अगर दूसरे ड्रग का बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली ओरिजिनल फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल नहीं रहते हैं, और अगर ओरिजिनल फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल नहीं है तो इसका जो थेरापेटिक इफेक्ट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए बार्बिटूरेट जो है, बार्बिटूरेट के साथ अगर आप ये ड्रग लेते हैं लाइक अल्कोहल, फिनिटोइन, एंटीकोएगुलेंट्स, तो आपको डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका एडीएमए में से मेटाबॉलिज्म। अभी आते हैं हम इंटरैक्शन अफेक्टिंग द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो ड्रग इंटरैक्शन जो अफेक्ट करती है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो इसमें भी वही चीज है, अगर ड्रग का इंटरैक्शन होता है, ड्रग में इंटरैक्शन हो गया, अगर आप एक से ज्यादा ड्रग लेते हैं तो आइदर कोई भी एक ड्रग का एक्सक्रीशन एक तो बढ़ जाएगा या फिर कोई भी एक ड्रग का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। तो इसमें आता है फर्स्ट इनहिबिशन ऑफ एक्सक्रीशन। तो इनहिबिशन ऑफ एक्सक्रीशन का एग्जांपल है प्रोबेनिसिड नाम का जो ड्रग है। प्रोबेनिसिड ये गाउट में यूज होता है और आर्थराइटिस में यूज होता है। तो ये प्रोबेनिसिड ड्रग जो है ये कंपीट करता है विथ पेनिसिलिन। अगर आपने प्रोबेनिसिड के साथ पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक लिया हुआ है तो ये कंपीट करता है पेनिसिलिन के साथ और इनहिबिट करता है एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। तो अल्टीमेटली अगर आप प्रोबेनिसिड को ले रहे हैं पेनिसिलिन के साथ तो ये आपको पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन का रिटेंशन बढ़ाएगा आपके बॉडी में, जिसकी वजह से पेनिसिलिन के सम साइड इफेक्ट्स भी आपको दिख सकते हैं। तो इसीलिए जब भी प्रोबेनिसिड आपको देना है तो पेनिसिलिन को अवॉइड करिए। पेनिसिलिन का रिटेंशन बढ़ाने का काम जो है और इसका एक्सक्रीशन को इनहिबिट करने का काम जो है ये प्रोबेनिसिड नाम का ड्रग करता है। उसके बाद है इंक्रीज इन रीनल एक्सक्रीशन। जैसा कि मैंने बोला था, आइदर आपका ड्रग इंटरैक्शन इनहिबिट करेगा कोई भी एक ड्रग को एक्सक्रीट होने के लिए, या फिर कोई भी एक ड्रग का एक्सक्रीशन को ये बढ़ाएगा। तो इसमें अभी हम इनहिबिशन तो देख लिया है, अभी हम रीनल एक्सक्रीशन का इंक्रीज कैसे करते हैं ड्रग इंटरैक्शन वो हम देखते हैं। तो एंटा एसिड इसका एग्जाम्पल है। एंटा एसिड लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट मेक द यूरिन अल्कलाइन एंड thus enhance the ionization of weak acidic drug like salicylate, barbiturate etc. तो जो वीक एसिड ड्रग होते हैं जैसे कि सैलिसिलेट और बार्बिटूरेट, इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है और ये हमारे बॉडी से जल्दी निकलते हैं और एक्सक्रीट होते हैं अगर हम इसके साथ एंटा एसिड देते हैं, स्पेशली सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, हमारी जो यूरिन है यूरिन को अल्कलाइन बनाता है, मींस pH 7 के अबव जाता है, और इसको आप बोल सकते हैं कि भाई ये ड्रग को आयोनाइज करने का काम करता है। आपको एसिड बेस रिएक्शन जैसा कि पता है कि भाई एसिड के साथ बेस रिएक्ट होता है, तो सेम विथ दिस अगर आप एंटा एसिड देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को तो ये यूरिन को अल्कलाइन बनाएगा, और अल्कलाइन बनाने की वजह से वीक एसिड जो स्लोली आयनाइज होता है उसको आयनाइजेशन बढ़ा देगा, और अगर आयनाइजेशन बढ़ता है तो यूरिन में वाटर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये
रैपिडली एक्सक्रीट होता है। तो सैलिसिलेट और बार्बिट्यूरेट जो है इनका आयोनाइजेशन बढ़ने की वजह से ये वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये एक्सक्रीट होते हैं। तो ये हो गए हमारा ADME। तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट ऑन योर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब इसके बाद आते हैं हम फार्माकोडायनेमिक एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन। तो फार्माकोडायनेमिक एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन में क्या होता है ये हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने फार्माकोकाइनेटिक में बोला था कि भाई हमारी बॉडी ड्रग को कैसा ट्रीट करती है उसे बोलेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक, और ड्रग से हमारे बॉडी को क्या इफेक्ट मिलता है उसे बोलेंगे हम फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट वन आता है आपका इंटरैक्शंस एनहांसिंग द इफेक्ट। अब इसका एग्जांपल है द जनरल एनेस्थेटिक, स्पेशली द हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन may sensitize the myocardium to the effect of catecholamine and precipitating cardiac arrhythmia. तो अगर हम जनरल एनेस्थेटिक को लेते हैं, स्पेशली हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें अब आप क्लोरोफॉर्म बोलिए, अगर हम इसको लेते हैं तो ये क्या करता है, आपके हार्ट का जो मायोकार्डियम है इसको सेंसिटिव बनाता है, और अगर गलती से हमने वही टाइम पे कैटाकोलामाइंस ले लिया तो कार्डियक अरिथमिया होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो जनरल एनेस्थेटिक जब भी लेते हैं और उसके साथ कैटाकोलामिन को नहीं देना चाहिए, इट मे कॉज कार्डियक अरिथमिया और इवन डेथ। इसके बाद आते हैं इंटरैक्शन इन इनहिबिटिंग द इफेक्ट। ठीक है, अब ये फार्माकोडायनामिक इफेक्ट जो है और आपके कोई भी ड्रग का जो इफेक्ट है वो इनिबिट कैसा होता है उसका एग्जांपल हम देखते हैं। एसिटाइलकोलिन एंड एट्रोपिन बाय कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म अपोजेस द एक्शन ऑफ ईच अदर। तो एसिटाइलकोलिन एंड एट्रोपिन ये दोनों जो ड्रग है ये अगर हम एक साथ लेते हैं तो दोनों में कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मींस दोनों एक में का इफेक्ट को काउंटर करते हैं, जिसके वजह से न्यूट्रल इफेक्ट हो जाता है और हमें कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता है। तो ये है इंटरैक्शंस इनहिबिटिंग द इफेक्ट। उसके बाद आते हैं हम मिसेलिनियस ड्रग इंटरैक्शन। मिसेलिनियस ड्रग इंटरैक्शन में आएगा आपका इंटरैक्शन कॉजिंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है वो हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम enhance digitalis toxicity. Similarly, thiazide diuretic causes hypokalemia and may enhance digitalis toxicity. तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लाइक और इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कैल्शियम अगर लेते हैं और आपका डिजिटालिस भी आप लेते हैं तो डिजिटालिस आपको पता है ये कार्डियोटॉनिक होता है। तो अगर आप ये डिजिटालिस को कैल्शियम कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट से लेते हैं तो इट मे कॉज डिजिटालिस टॉक्सिसिटी, जिसके वजह से आपके हार्ट पे भी इफेक्ट
पड़ सकता है। वैसा ही थायजाइड डायूरेटिक जो है ये आपका पोटेशियम का लेवल कम करता है। हाइपोकैलेमिया जो है इसे पोटेशियम का हाइपोकैल मीन्स लो लेवल ऑफ पोटेशियम भी बोलते हैं। तो थायजाइड डायूरेटिक्स जो है ये क्या करता है, पोटेशियम का लेवल भी कम करता है, जिसके वजह से आपको डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होने का भी चांस बढ़ जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल है आपके डिजिटलिस के जिसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम ज़्यादा लेते हैं या फिर आपके बॉडी में अगर आप थायजाइड डायूरेटिक लेते हैं और पोटेशियम लेवल अगर आपका कम हो जाता है तो भी डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होता है। उसके बाद फूड ड्रग इंटरेक्शन, जैसा कि मैंने बोला था जो भी हम कंज्यूम करते हैं नथिंग बट अ ड्रग है। फूड को भी अगर आप कंज्यूम करते हैं और वो आपको अगर न्यूट्रिएंट्स देता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स प्रोवाइड करता है, तो फूड भी ये आपका नथिंग बट अ ड्रग है। ठीक है, तो इसका वेल नोन एग्जाम्पल है टायरामीन। ये टायरामीन जो होता है ये प्रेजेंट इन चीज बनाना, मे नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय एमओए इफ, ये MAGI हो गया है बट ये MAOI है। ठीक है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ये जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है MAO, तो ये सेम MAO ही है और उसके आगे इनहिबिटर का I लगा हुआ है। तो इफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है is given and a severe hypertensive crisis में result। ठीक है, तो टायरामीन क्या है, टायरामीन ये जो है ये चीज और बनाना में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये टायरामीन जो है ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है, एक मिनट, तो ये टायरामीन जो है ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है इससे, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ है, सॉरी। तो टायरामीन जो है हमारे चीज और बनाना में प्रेजेंट होता है और ये जो है आपका माओ इनहिबिटर मीन्स मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो होता है हमारे बॉडी में, इससे ये मेटाबोलाइज होता है। बट अगर आप टायरामीन कंटेनिंग फूड जो है लेते हैं और उसी के साथ आप मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर लेते हैं तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से टायरामीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके बॉडी में जो है वो बढ़ने लगेगा और ये बढ़ने के वजह से आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। टायरामीन जो होता है ये हमारे बॉडी में नेचुरली ही प्रेजेंट होता है, ये हमें चीज़ और बनाना से एडिशनली मिलता है। ये हमारे बॉडी में टायरामीन जो होता है ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, बट
ये अगर हमें चीज़ और बनाना अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो इसका लेवल बढ़ जाता है हमारे बॉडी में। टायरामिन का मेन काम है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ठीक है। टायरामिन हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है ये इसे जो एक्सिस टायरामिन है इसे मेटाबोलाइज करने का काम करता है। बट अगर आप मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को लेते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में टायरामिन का लेवल बढ़ जाएगा ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ चीज़ एंड बनाना, और ज़्यादा टायरामिन होने के वजह से आपका ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। तो यही रीज़न है कि भाई टायरामिन कंटेनिंग फूड, चीज़ और बनाना जो है इसको हम माओ इनहिबिटर और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ नहीं देते हैं। उसके बाद इंटरैक्शन विथ फॉर्मुलेशन एडिटिव्स। तो हमारा जो फॉर्मुलेशन होता है, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सायरप हो गया, ये सब फॉर्मुलेशंस है। जो भी बॉटल, सैशे, स्ट्रिप्स इसमें अवेलेबल है, ये नथिंग बट योर फॉर्मुलेशंस। तो ये फॉर्मुलेशंस में इस फॉर्मुलेशन में जो है सिंपल ड्रग नहीं होता है, ये ड्रग को बाइंड करने के लिए वेरियस एडिटिव्स डालते हैं और इसको बाइंड करने के साथ साथ इस पे कोटिंग भी रहता है, कलर्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जो अदर चीज़ें जो हम डालते हैं जिसकी वजह से हमें हमारा पर्टिकुलर शेप का टैबलेट मिल सके या पर्टिकुलर कलर का हमें सायरप मिल सके, तो वो जो बाकी चीज़ें डालते हैं उसे बोलते हैं फॉर्मुलेशन एडिटिव्स। तो इसका एक एग्जांपल है एंटेरिक कोटेड टैबलेट में डिजॉल्व इन द स्टमक इफ एंटासिड आर एडमिनिस्टर्ड कॉन्करेंटली। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है, जैसा कि मैंने बोला कि भाई ये स्पेशल काइंड ऑफ टैबलेट है जो कि ड्रग को पहले तो एक साथ रिलीज करती है, एक लेयर लोडिंग डोज यानी ज़्यादा अमाउंट का ड्रग रिलीज करती है एक, उसके बाद नेक्स्ट कोटिंग वही सेम टैबलेट पे एक कोटिंग होती है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिज़ोल्व होती है, उसके बाद थोड़ा सा ड्रग रिलीज करती है, उसी के अंदर और कोटिंग होती है, उसमें से और ड्रग रिलीज होता है। तो ऐसे जो कोटेड मल्टी कोटेड टैबलेट्स होते हैं उसे आइदर एंटेरिक कोटेड टैबलेट बोलते हैं या फिर दूसरा टाइप आता है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है टैबलेट फॉर्मुलेशन की। तो जब भी हम ऐसे प्रोडक्ट और एंटेरिक कोटेड टैबलेट को एंटासिड के साथ लेते हैं तो हमारे जो टैबलेट है एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो कि स्टमक में डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए, वो डिजॉल्व हो जाती है अगर हम उसको एंटासिड के साथ लेते हैं, ठीक है। अगर एक ही टाइम पे आप एंटेरिक कोटेड टैबलेट और एंटासिड को लेते हैं तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो है वो आपकी स्टमक में ही डिजॉल्व हो जाएंगी, स्टमक में ही वो क्या करेगी, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स छोड़ना चालू करेंगी और स्टमक से ही आपका जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट का फॉर्मुलेशन जो है वो डिसेंटीग्रेट हो जाएगा और आपको डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलेंगे और आइदर टॉक्सिक इफेक्ट भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है वो टैबलेट कौन सा कैटेगरी का है, ठीक है। एडिटिव लाइक CMC जिलेटिन इंक्रीजेस द विस्कोसिटी अराउंड द ड्रग पार्टिकल विच रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज ड्रग डिसोल्यूशन। तो अगर हमारे टैबलेट फॉर्मुलेशंस में CMC है, जिलेटिन है, तो ये एडिटिव क्या करते हैं,
ये विस्कोसिटी बढ़ाते हैं ड्रग पार्टिकल के आजू बाजू में। ठीक है, ड्रग पार्टिकल अभी जैसा मैंने बोला कि आपको अगर टैबलेट बनाना है तो सिंपल ड्रग से ही नहीं बनेगी, इसके अलावा हमें बाइंडर लगेगा, इसके अलावा हमें और दूसरी चीज़ें लगेगी। अगर आप सायरप बनाते हैं तो फ्लेवर लगेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। फिलर्स लगते हैं टैबलेट में, तो ये कैटेगरी जो है CMC जो है ये कोटिंग है, जिलेटिन भी कोटिंग में आते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये क्या करते हैं, ये विस्कोसिटी बढ़ाते हैं ड्रग पार्टिकल्स के अराउंड में, यानी ये जब भी इनके जो फेवरिंग सॉल्वेंट्स है या फिर फ्लूइड्स है इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये जेली फॉर्मेशन जैसा फॉर्म करते हैं CMC और जिलेटिन, जिसके वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाता है ड्रग पार्टिकल के आजू बाजू में, और इसी के वजह से ड्रग जो है ये ट्रैप हो जाता है ये इनके विस्कोस फ्लूइड में और CMC और जिलेटिन के फ्लूइड में, और इसके वजह से ये ड्रग जो है ये डिज़ोल्व नहीं हो पाता, और अगर ये ड्रग डिज़ोल्व नहीं हुआ तो ये अल्टीमेटली आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये भी एक काइंड ऑफ इंटरैक्शन है जो कि ड्रग के साथ नहीं हो रहा है, बट कि वही फॉर्मुलेशन के अंदर में जो एडिटिव्स हमने ऐड किए हैं उसके साथ हो रहा है। तो ये हो गया थर्ड टाइप, मिसेलिनियस काइंड ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग इंटरैक्शन पार्ट खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी आए आपको पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।